एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस प्रीलिम अफेयर सीरीज के 7th लेक्चर के साथ हम फिर से हाजिर हैं। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है या फिर वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। तो उनके हिसाब से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का ये हमारा 7th लेक्चर है और आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में। तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप से क्या पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, और वो भी प्रीलिम एग्जाम्स में। ठीक है, थोड़ा सा मैपिंग देखेंगे पहले फ्रांस का। फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, एज वी ऑल नो। ठीक है, फ्रांस ये स्पेन है, स्पेन भी एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। ठीक है, और पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप, और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया। ठीक है, सो यूरोप की दो कंट्री है फ्रांस और स्पेन। इनके यहाँ पे बीच में एक बे है, बे ऑफ बिस्के। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बे ऑफ बिस्के की लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पे है। तो बे ऑफ बिस्के की एक लोकेशन तो ये है कि ये अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में है। अब पहले थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में कि हम बे किसको बोलते हैं। तो ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से, एक, दो और तीन तरफ से लैंड से घिरी होती है और एक तरफ से वाइड ओपन होती है, वाइड ओपन, उसको हम बे बोल देते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है इंडिया में। ठीक है, तीन तरफ से लैंड से घिरी होगी और एक तरफ से वाइड ओपन होगी, उसको हम जनरली बे बोल देते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जनरली लेकिन बे की डेफिनेशन यही है। तो बे ऑफ बिस्के की लोकेशन आपको याद रखनी है, कहाँ पे है, किन दो कंट्रीज के बीच में पूछी जा सकती है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जो ये कंट्री दिख रही है ये पोर्तुगाल है। ठीक है, पोर्तुगाल की कैपिटल लिस्बन। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे स्पेन और पुर्तगाल आया है, अब ये एरिया को आप देखोगे तो ये एक साइड से और नीचे से भी दूसरी साइड और इधर से तीसरी साइड, ये तीन साइड से लगभग पानी से घिरा हुआ है। तो तीन साइड से पानी से घिरे हुए लैंड को हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और इस पेनिनसुला को हम बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला की लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। आइबेरियन पेनिनसुला की लोकेशन कहां पे है, अटलांटिक ओशियन में। बे ऑफ बिस्के भी अटलांटिक ओशियन में है। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन सी दो कंट्री है मेजर, स्पेन एंड पुर्तगाल। ठीक है, ये हो गई। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हमने देखा था, पेरिस में हेडक्वार्टर है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, OECD और यूनेस्को। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर्स अगर मैं जो है प्रीलिम एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं सारे के सारे हेडक्वार्टर्स आपको एक दिन में ही बताऊं कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इजी वे क्या है हेडक्वार्टर को याद रखने का, आप मैपिंग के हिसाब से जाओ। जैसे हमने देख लिया कि फ्रांस पेरिस, तो पेरिस में ये तीन हेडक्वार्टर्स हैं, हम ये याद रखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल क्या है, ये यहाँ पे यूके है। ठीक है, या ब्रिटेन बोल सकते हो। ठीक है, ब्रिटेन यूके का एक पार्ट है। यूके का वाला कंसेप्ट हमने लास्ट टू लास्ट प्रीलिम अफेयर में किया था, फोर्थ वाला जो प्रीलिम अफेयर था उसमें किया था यूके का कंसेप्ट कि यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइल्स का क्या कंसेप्ट है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो उसको। तो हमें इंग्लिश चैनल की लोकेशन पता होनी चाहिए। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। चैनल मतलब एक नैरो वाटर बॉडी है, तो इसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश चैनल कौन से सी का पार्ट है या कौन से ओशियन का पार्ट है। तो इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है, ये ऊपर जो सी है इसको बोलते हैं नॉर्थ सी। ठीक है, और ये नीचे हो गया अटलांटिक ओशियन। तो इंग्लिश चैनल किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इंग्लिश चैनल कनेक्ट करेगी नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे वो इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया यूके। यूके की कैपिटल है लंदन।
अब लंदन में भी आप 2-3 हेडक्वार्टर्स याद रख सकते हो। लंदन में हेडक्वार्टर है आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम फिर कभी डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या है, लेकिन हेडक्वार्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के हिसाब से खासकर, ठीक है। दूसरा हमने दिखा था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये हमने किया था एक प्रीलिम अफेयर्स में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में हमने किया था, 24 कंट्रीज हैं, और ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वो सारी कंट्रीज हैं जो किसी न किसी टाइम पे यूरोप की, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कॉलोनी रही है। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रही है, तो हम लोग भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो 54 मेंबर हैं, उनका हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का वो भी लंदन में है। लंदन में एक और हेडक्वार्टर है, लंदन में हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम लंदन देख रहे हैं, एक तो हेडक्वार्टर हो गया आईएमओ का, ये आप लोग कहीं पे लिख देना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा लंदन में हेडक्वार्टर हो गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, ठीक है। और तीसरा हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तीनों, जिनके मैं हेडक्वार्टर्स आपको बता रहा हूं, आप मान के चलो कि वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिनके हेडक्वार्टर अलग अलग जगह पे हैं, हमें सबके याद नहीं करने, लेकिन करीबन मैं आपको क्लियर कर दूं, कम से कम 50 से 60 हेडक्वार्टर्स आपको कम से कम याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे IMF हो गया, FAO हो गया, IMO हो गया, यूनेस्को हो गया, FATF हो गया। तो ऐसे करके कम से कम 50-60 को हम कवर भी कर लेंगे इस प्रीलिम सीरीज में। तो वो धीरे धीरे लोकेशन वाइज उनको याद करोगे तो बेटर रहेगा। एक एक को इंडिविजुअली याद करोगे तो वो रटना हो जाएगा, क्रैमिंग हो जाएगा, क्रैम कर नहीं पाओगे, 60 में से कोई ना कोई फिर से फॉरगेट कर दोगे। तो लोकेशन वाइज याद करो, ज्योग्राफिकली वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आज हमने लंदन में 3 हेडक्वार्टर कर लिए, ठीक है। उसके साथ हमने किया पेरिस में भी 3 हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन हम कभी ना कभी फिर कवर करेंगे, या इनमें से कुछ हम कवर भी कर चुके हैं। जैसे FATF हम कवर कर चुके हैं, यूनेस्को और OECD बचा हुआ है, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये है जर्मनी, जर्मनी में बर्लिन है, बर्लिन में हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन में। और हमने लास्ट 4th प्रीलिम अफेयर में किया था कि बर्लिन में फ्रैंकफर्ट एक जगह है, और फ्रैंकफर्ट में हेडक्वार्टर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है। अभी एक दूसरा कर रहे हैं बर्लिन, बर्लिन में हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट देती है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रीलिम में ये पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन देता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब यहाँ इन्होंने जो रिपोर्ट दी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक नहीं पूछेंगे कभी भी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री में करप्शन ज़्यादा है, तो हमारी रैंक ज़्यादा मिलने वाली है। तो एग्जामिनर के ऊपर बाउंडेशन हो जाती है एक तरह से, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो जहाँ पे इंडिया का अच्छा रैंक होता है, मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में, और ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स कौन देता है, ये देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। तो ये हमने कुछ यूरोपियन कंट्रीज देखी हैं और उनके कुछ हेडक्वार्टर देखे हैं सारे के सारे। नीचे ये मेडिटेरेनियन सी है, तो साथ साथ में आपको लोकेशंस भी कराता जा रहा हूँ। ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बताई है, रैंडम इन्फॉर्मेशन है, आई नो, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडिया और फ्रांस की एक डिफेंस पार्टनरशिप है। उस डिफेंस पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 एक्सरसाइज करता है इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ। पहली है एक्सरसाइज शक्ति, जहाँ पे इंडियन आर्मी फ्रांस आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है, युद्ध अभ्यास करती है, ठीक है। तो उसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति, जो आर्मी के साथ होगी। दूसरी होगी एक्सरसाइज वरुणा, एज अ नेम से, ठीक है। तो ये हो जाएगी वरुणा, मतलब बारिश, पुराने टाइम पे वरुणा को माना जाता था गॉड ऑफ
रेन, ठीक है। तो वरुणा एक्सरसाइज तो किसके साथ होगी, नेवी के साथ होगी। एक्सरसाइज गरुड़ा, गरुड़ जो पक्षी था उड़ता था, ठीक है, तो एक्सरसाइज गरुड़ा किसके साथ होगी, एयरफोर्स के साथ होगी। तो ये एक सारी की सारी एक्सरसाइज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। तो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो हो सकता है कि 3 कोई और नाम हो और एक नाम इनमें से कोई हो, ठीक है। इतना स्पेसिफिक जाके पूछेंगे कि आर्मी में कौन सी होती है, नेवी में, एयरफोर्स में, वो उसके चांसेस कम है, ठीक है। अगर सिर्फ आप यही भी याद रख लोगे कि ये 3 एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो एक तरह से आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरह से, ठीक है। तो उनके एग्जैक्ट नहीं भी ध्यान रखोगे कि कौन सी है, कौन सी आर्मी है, कौन सी नेवी है, ठीक है, कौन सी एयरफोर्स है, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्रांस अभी 23rd मेंबर बन गया है, किसका, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। अब ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मतलब एक तरह से नाम से ही पता लग रहा है कि इंडियन ओशियन में कुछ से रिलेटेड कुछ कंट्रीज की एसोसिएशन है, ठीक है। तो उसका 23rd मेंबर बन गया फ्रांस। तो अब ये ध्यान रखना है कि लेटेस्ट मेंबर है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, करंट में है ये अभी, ठीक है। It is the first time that the country whose mainland is not on the Indian Ocean has been brought into the fold of IORA. Indian Ocean Rim Association में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कंट्री जिसका मेनलैंड, क्योंकि फ्रांस का मेनलैंड तो इंडियन ओशन में है ही नहीं, ठीक है, उसका तो कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में, अभी हमने देखा था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कंट्री ऐसी है जिसका मेनलैंड इंडियन ओशियन में नहीं है और वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट बन गई है। तो इसका मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसी कोई स्टेटमेंट आए दैट ऑल कंट्री ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन शेयर देयर मेनलैंड इन इंडियन ओशियन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी एक्सेप्शन हो गया है, फ्रांस में ऐसा नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट देने की पॉसिबिलिटी यूपीएससी की ज्यादा होती है, स्टेट पीसीएस कम देते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन देख लेते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इज ए डायनामिक intergovernmental organization aimed at strengthening regional cooperation and sustainable development with the Indian Ocean region through its 23 members। तो यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नहीं है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कई पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, जितनी ये एसोसिएशंस होती हैं ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ट्रेड्स को लेके, आपस में कॉरपोरेशंस को लेके होती हैं, ठीक है। तो ये इनका कॉमन सा थीम होता है, तो वो थीम हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये एसोसिएशन क्यों बनी हुई है, ठीक है। उसके बेसिक से 3-4 चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बैठेंगे, ठीक है, या इकोनॉमिक को लेके बैठेंगे, या ट्रेड को लेके बैठेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें ध्यान रखना होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, और अगर इंडिया उसका मेंबर है और उसके मेंबर लिमिटेड हैं, लिमिटेड मतलब 5, 7, 10, 12, तो हमें सारे मेंबर याद करने पड़ेंगे। नहीं है जैसे 23 है तो 23 मेंबर्स याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। तो 23 मेंबर्स हैं, 10 डायलॉग पार्टनर हैं, ये हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। डायलॉग पार्टनर्स बहुत सारे भी हो सकते हैं और डायलॉग पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, सिर्फ हमें मेंबर ध्यान रखना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में 23 मेंबर हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरीट है इनका, मतलब एक तरह से ये कहाँ पे बैठ के इनका मेन काम होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, तो वो बैठ के कहाँ पे काम करते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर है इबिन, मॉरिशस में। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस। तो मॉरिशस में इबिन नाम की एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर भी बोल सकते हो और सेक्रेटरीट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स इंपॉर्टेंट है। फ्रांस पहला ऐसा मेंबर बन गया जिसकी मेनलैंड इंडियन ओशियन में नहीं है, फिर भी वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट बन गया। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बाकी के पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें 2 चीजें और हम देखेंगे। एक तो जो बहुत न्यूज में चल रही है काफी टाइम से, ठीक है, फ्रांस से हम लोगों ने रफाइल लिए हैं, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। रफाइल जो हमने लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कौन सी कंट्री से लिए, फ्रांस से लिए। अब क्या फ्रांस ने, गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाए हैं, किसी कंपनी ने बनाए होंगे, तो कंपनी पूछने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। पीसीएस जो है उनमें, यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा कंपनी,
कभी नहीं पूछेगा मतलब है कि पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं, क्या पता पूछ ले, लेकिन पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। जैसे अभी पीछे तक ये मानते थे, जो इस साल का यूपीएससी एग्जाम हुआ है उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो पहले तक ये मानते थे कि यूपीएससी स्पोर्ट्स नहीं पूछेगा, ठीक है। नहीं पूछेगा मतलब ये नहीं है कि पूछ ही नहीं सकता, मतलब पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो जब मैं ये बोलूं कि यूपीएससी इसको नहीं पूछेगा, तो आप समझ जाना कि उस चीज की यूपीएससी में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब बहुत बड़ा सिलेबस है और हम हर चीज को डिटेल में कवर करते जाएंगे तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। और अगर आपने सारा का सारा सिलेबस कर भी लिया, सपोज आपने 10-12 बुक पढ़ के सिलेबस कर लिया, अगर उसका 2-3 बार रिवीजन नहीं हुआ तो वो किया और ना किया बराबर ही है, आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा उसमें, जीएस के केस में, ठीक है। तो हम लोगों ने रफाइल लिया है फ्रांस से, ठीक है। कौन सी कंपनी बताती है? दसो एविएशन, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसको ये जो दसोल्ट मत पढ़ना, इसको दसोल्ट नहीं है, ये इस दसो एविएशन ने बनाया है, ठीक है। तो कंपनी पूछ सकते हैं दसो एविएशन कहाँ की है? फ्रांस की है। क्या लिया है? रफाइल लिया है। इसी कंपनी से हमने पहले भी एयरक्राफ्ट लिए थे, उनका नाम था मिराज 200, मिराज 2000 भी हमने पहले इसी कंपनी से लिए थे, ठीक है। और जो ये रफाइल है, इनको कहाँ पे इंडक्ट किया गया है? ये एचसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया था अब की बार, जो एचसीएस पेपर हुआ था, ठीक है, उसने पूछ लिया था कि कौन से स्क्वाड्रन में इनको इंक्लूड किया गया है। इंडियन एयर फोर्स के अलग अलग स्क्वाड्रन होते हैं, तो कौन से नंबर के स्क्वाड्रन में इंड्यूस किया गया है, क्या उस स्क्वाड्रन का कोई पर्टिकुलर नेम है? क्योंकि मोस्टली स्क्वाड्रंस के पर्टिकुलर नेम्स हैं, तो वो नेम है, उस स्क्वाड्रन का नेम है गोल्डन एरो, और 17 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स का वो 17 स्क्वाड्रन है। ये 17 नंबर नहीं है 1 2 3, उसका नाम है ये 17 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उसका एक कोड नेम भी है एक तरह से, गोल्डन एरो। तो वहां पे उसको इंडक्ट किया गया है, इंडक्ट मतलब वहां पे लाके उसको शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। अंबाला एयरबेस जो है हरियाणा में, वहां पे इसको इंडक्ट किया गया है, इसलिए एचसीएस ने इसको पूछ लिया था। बाकी पीसीएस भी पूछ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन में से कुछ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मिराज भी हमने दसो से लिया था और रफाइल भी हमने दसो एविएशन से लिया है। दोनों, ये दसो एविएशन जो है फ्रांस की कंपनी है। देन उसके बाद इंडिया और फ्रांस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो फ्रांस में मैं आपको एक चीज बता दूं पहले, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फर्क क्या है? हमारे यहाँ पे इंडिया में जितने भी अफेयर्स होते हैं, फॉरेन अफेयर हैं या होम अफेयर है, मतलब घर का, मतलब इंडिया में अंदर कोई काम है या इंडिया से बाहर किसी कंट्री के साथ कोई काम है, तो वो हमारी गवर्नमेंट में मेनली जो उसको करता धरता है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की देखरेख में वो सारा होता है। लेकिन फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसका मतलब ये है कि फ्रांस में जो आउटर अफेयर्स हैं, मतलब फ्रांस एज ए कंट्री से बाहर के अफेयर्स हैं, वो संभालता है प्रेसिडेंट, और जो इंटरनल अफेयर्स है वो संभालता है प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। और अमेरिका में सारे के सारे सिस्टम, इंटरनल हो या आउटसाइड हो, वो संभालता है प्रेसिडेंट। तो वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इन तीनों को कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैंने कॉमन बता दिया कि अगर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संभाल रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल देंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स नॉर्मल वे में, ये लेमन लैंग्वेज में है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, समझाने के लिए है कि अगर आप कहो कि मुझे समझा दो कि प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, तो मैं एक बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सेमी प्रेसिडेंशियल वो होता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इंटरनल सिस्टम को देखेगा, और प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्सटर्नल सिस्टम को देखेगा। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो होगा जहाँ पे प्रेसिडेंट ही इंटरनल सिस्टम को देखेगा पूरे कंट्री के, और बाहर के सिस्टम को भी प्रेसिडेंट ही देखेगा, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलके 2015 में एक COP21 हुई थी, COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 पे हमारा पूरा वीडियो भी अवेलेबल है, कंसेप्ट वीडियो में, प्रिसाइज कंसेप्ट करके हमारी एक सीरीज है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। COP26 पे, तो COP21 जो हुई थी पेरिस में हुई थी, फ्रांस में 2015 में। तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में दोनों ने मिलके एक सजेशन दिया था कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे एक, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो जन्म हुआ था वो इंडिया और फ्रांस ने का दोनों के मिलके माना जाता है कि इन दोनों ने मिलके उसको प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है, हरियाणा में,
तो ये कहाँ हुआ था? ये COP 21 में हुआ था। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ पे बना था ये? ठीक है, तो प्रपोज हुआ था और वहीं से फिर ये बन गया। तो इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2015 में इसको प्रपोज किया गया था। पेरिस क्लाइमेट समिट के नाम से फेमस है वो समिट, पेरिस क्लाइमेट समिट, COP 21 भी बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। ठीक है, ये UNFCCC की समिट है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आपको देखना है कि UNFCCC क्या है और कोप क्या है, तो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो आपको ध्यान रखनी है इंडिया और फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में, कि जो हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इज एन इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन द पेरिस क्लाइमेट समिट। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिया फ्रांस का, तो नहीं है ये, इंडिया फ्रांस रिलेशंस देख रहे हैं तो एक चीज और भी देख लेते हैं, रीयूनियन आइलैंड। ये रीयूनियन आइलैंड्स कहाँ पे है? ये देखो, ये इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है यहाँ पे। तो इंडियन ओशियन में ये है रीयूनियन आइलैंड। ये रीयूनियन आइलैंड क्या है? ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। अब ये ओवरसीज टेरिटरी क्या हो गई? ओवरसीज टेरिटरी का मतलब है कि उसके मेनलैंड से अलग है। जैसे इंडिया की ओवरसीज टेरिटरी अगर देखोगे तो अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, मतलब वहां पे उसके मेनलैंड के साथ नहीं है कनेक्ट, कहीं दूर जाके है। ठीक है, तो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी होगी, फ्रांस कहाँ पे ऊपर होगा? ठीक है, तो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी जो होगी वो है रीयूनियन आइलैंड। तो कहाँ पे है ये रीयूनियन आइलैंड? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है? तो रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशियन में। ठीक है, यहाँ पे मॉरिशस भी है। मॉरिशस में इबीन में हमने देखा था हेडक्वार्टर है किसका? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, मॉरिशस में। अब मॉरिशस और यूके के बीच में एक झगड़ा है, यूके और मॉरिशस के बीच में एक झगड़ा है, किसको लेके? एक आइलैंड को लेके जिसका नाम है डियागो गार्सिया। अब ये डियागो गार्सिया क्या है? ये डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस है। किसका मिलिट्री बेस है? यूएसए का। तो पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि डियागो गार्सिया क्या है? यूएसए का मिलिट्री बेस है। कहां पे है? इंडियन ओशियन में। कहां है? ये है, इस पे लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। एक्चुअल में ये डियागो गार्सिया पे मॉरिशस अपना क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है, क्योंकि पहले मॉरिशस पे भी ब्रिटेन का कब्जा था, जैसे इंडिया पे ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, तो वैसे ही अब जब मैं यूके बोलूं और ब्रिटेन बोलूं, मतलब आप समझना सेम चीज है, क्योंकि यूके का पार्ट है ब्रिटेन, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि ब्रिटेन, यूके का एक मेजर पोर्शन ब्रिटेन है। ठीक है, तो ब्रिटेन बोल लो अगर एग्जैक्ट बोलना है तो आप, कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में झगड़ा है, किसको लेके? डियागो गार्सिया को लेके। डियागो गार्सिया क्या है? मिलिट्री बेस है। किसका मिलिट्री बेस है? अमेरिका का। तो अमेरिका का मिलिट्री बेस पे इन दोनों का झगड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि मॉरिशस मानता है कि ये डियागो गार्सिया मॉरिशस का पार्ट है, ब्रिटेन मानता है कि ये ब्रिटेन का पार्ट है। अभी फिलहाल तक ये ब्रिटेन के पास था। ठीक है, इस पे कॉलोनियल रूल था ब्रिटेन का, चला आ रहा था, अभी तक चला आ रहा है। तो ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया को रेंट पे दे रखा है यूएसए को मिलिट्री बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब मॉरिशस बोल रहा है कि इस पे हमारा कब्जा है, इसके लिए मॉरिशस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? यूनाइटेड नेशन का की एक पार्ट है, इसको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दे दिया मॉरिशस के हक में कि जो ये डियागो गार्सिया है ये मॉरिशस का पार्ट है, ब्रिटेन पे इसका कोई हक नहीं है। ठीक है, तो इसको लेके ये डिस्प्यूट में रहता है। तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है डियागो गार्सिया की, ये किसका मिलिट्री बेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये किसका एक्चुअल पार्ट है? ये पार्ट है मॉरिशस का। जैसे इंडिया का पार्ट है अंडमान निकोबार, ठीक है, तो ऐसे ही मॉरिशस का एक अलग पार्ट है ये डियागो गार्सिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडियन ओशियन देख रहे हैं, तो और भी कई आइलैंड दिख रहे हैं हमें। आइलैंड क्या है? लैंड का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। तो हमें यहाँ पर मेडागास्कर दिख रहा है। मेडागास्कर क्या है? इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, तो आ जाएगा मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ पे ये सेशेल्स है, सेशेल्स भी एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इंडियन ओशन में है। सेशेल्स में एक जगह है अजम्पशन आइलैंड, ये भी न्यूज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन अजम्पशन आइलैंड पे इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था।
ठीक है, इंडिया चाहता था कि अजम्पशन आइलैंड को रेंट पे दे दे सीशेल्स इंडिया को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीशेल्स भी ध्यान रखना है, सीशेल्स के क्या है, अजम्पशन आइलैंड। और अजम्पशन आइलैंड को मैंने इंडिया पे ही लिख दिया इसलिए क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि वो रेंट पे मिल जाए इंडिया को। ठीक है, ये मालदीव हो गया। ठीक है, ये इधर इंडोनेशिया है। बाकी चीजें और डिटेल में नहीं जा रहे, उनको बाकी को बाद में कवर करेंगे। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट किया था रीयूनियन आइलैंड से। रीयूनियन आइलैंड फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें कई हमने डिटेल में देख ली है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल्म्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते। जो भी हम सीरीज में कवर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं FAO पे। FAO क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये FAO देख लेते हैं क्या है। फिर ये एक इंडेक्स देता है, फूड प्राइस इंडेक्स। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और उसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में, बर्लिन है जर्मनी में। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्स जो है वो हॉट फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इवन यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस कौन देता है, तो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स देता है FAO। FAO की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं पीसीएस एग्जाम वाले तो। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूएन की, यूनाइटेड नेशन, जो 1945 में बना था। और प्रिसाइजली जाओगे तो अक्टूबर 24 1945 को बना था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था यूनाइटेड नेशन। उससे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते ही बना था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जो 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो बना था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को इसलिए बनाया गया था ताकि उस वर्ल्ड वॉर 1 जैसा वॉर दोबारा ना हो। लेकिन दोबारा फिर से 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, 1944 तक 45 तक चला। ठीक है, तो दोबारा वर्ल्ड वॉर होने में ये माना गया कि जो लीग ऑफ नेशंस बना था पहले टाइम पे वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया। तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया तो उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन बना दिया गया था 24 अक्टूबर 1949 को। यूनाइटेड नेशन का इंडिया भी एक पार्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज हैं, कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक किसी फील्ड में काम करेगी। जैसे ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड के फील्ड में काम करती है, तो स्पेशल एजेंसी है ये यूएन की। ठीक है, किस फील्ड में काम करती है वो तो हमने देख लिया, फूड और एग्रीकल्चर। क्यों, टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, कि जो भूखमरी की समस्या है उसको दूर किया जा सके, उसके लिए ये काम करती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये फाउंड हुई थी 1945 में क्यूबेक कनाडा में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख पाओ तो सही है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। लेकिन रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना है। और रोम इटली में ही हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना, इटली में 2 हेडक्वार्टर हैं, रोम में, इटली रोम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और दूसरा हेडक्वार्टर है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अब पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फूड प्राइस इंडेक्स देती है इसलिए हमने इसको पढ़ा है। अब फूड प्राइस इंडेक्स की मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी है, लेकिन ये डिटेल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो आप ये PPT, आपको ये स्लाइड्स जो है आपको बाद में मिल जाएंगी, आप इनसे इसको पढ़ लेना। हम मूव करते हैं, हमारे लिए इतना ही काफी था कि ये इंडेक्स कौन देता है, FAO क्या है, कि कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देन FAO के बारे में एक चीज और भी है, FAO ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, GIAHS, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, ये किसका है, ये भी FAO का है, ये आपको ध्यान रखना है। कब बनाया था, 2002 में बनाया था इसको। तो इसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी दैट कंबाइन एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंट इकोसिस्टम एंड ए कल्चरल हेरिटेज। तो मतलब घुमा फिरा के, मतलब ये कुछ अच्छे अच्छे से इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं और इंपॉर्टेंट है, उनको ये एक स्पेशल टैग देता है FAO। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि FAO
वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट ढूंढता है जो पुरानी है, कुछ उनमें कोई ट्रेडिशन है, कुछ खास बात है, ठीक है, और वो अभी तक चल रही है, ठीक है। तो ऐसी ही अलग अलग साइट्स वर्ल्ड में ढूंढता है एफएओ और उनको टैग देता है GIAHS का। तो ऐसी ही 3 GIAHS इंडिया में भी है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। पहली, कोरपुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उड़ीसा में, स्टेट वाइज याद रखनी है आपको। कुतानंद बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम केरला में, और पोम्प्रे सेफ्रोन हेरिटेज जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 3 ग्लोबली एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इंडिया में, जिनको रिकॉग्निशन मिली हुई है FAO से। और ये जो सिस्टम है FAO ने ये स्टार्ट किया था 2002 में। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कौन इस सिस्टम को देता है, कब से देने लगा, और इंडिया में कितनी साइट्स हैं उसकी, ठीक है। ये साथ में मैंने पिक्चर लगा दी है तीनों की, ये तीनों साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम ये इतने ही कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रीलिम अफेयर्स के साथ हम फिर से मिलेंगे आपको कुछ नए टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।